तो पिछले एपिसोड में हमने दा फेंग के बारे में जाना था, जो कि जब अपने सफ़र में निकला था कि उसको उसकी सीनियर सिस्टर के बारे में जानना है, तो उसी सफ़र में उसकी मुलाकात एक प्रिंसेस से हो जाती है। प्रिंसेस के अंदर किसी तरह की बीमारी थी, जो रात होते ही उसका शरीर जो था वो जमने लग जाता। लेकिन दा फेंग को ये पता चला था कि जब भी वो कल्टीवेशन करता है और उसका जो ऑरा निकलता है, उस ऑरा की वजह से वो प्रिंसेस की जो बीमारी है उसको ठीक कर सकता है। तो दा फेंग प्रिंसेस के लिए कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी जितनी भी बीमारी वगैरह है वो उसको ठीक कर सके। साथ ही वहाँ पर एक बंदा भी आ चुका था जो कि सेट का पुराना मेंबर था। वो यहाँ पर सेट से बाहर निकाल देने की वजह से बदला लेने के लिए आया हुआ था, इसलिए वो तोड़ फोड़ करने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दा फेंग प्रिंसेस का इलाज ही कर रहा था कि तभी उनको लगता है कि घोड़ा गाड़ी के बाहर कोई आ चुका है, और उनका शक ये बिल्कुल सही भी था। घोड़ा गाड़ी के बाहर एक बंदा आया हुआ था जिसको उसी शियाओ नाम के बंदे ने लाया था, जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर झगड़ा करके गया था और दा फेंग को धमकी भी देकर गया था। वो अपने एक साथी जुकुन को लाया होता है। जुकुन यहाँ पर आने के बाद ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो घोड़ा गाड़ी थी उसको ही तोड़ देता है। ये जुकुन जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। शियाओ ने दा फेंग को धमकी दी थी ना कि अगली बार मैं किसी दूसरे बंदे को लेकर आऊंगा तेरी जान लेने के लिए, तो वो ये जुकुन को लेकर आया हुआ था। शियाओ जो था वो यहाँ पर प्रिंसेस और दा फेंग को एक साथ देखकर ये कह रहा होता है कि अच्छा, तो यहाँ पर रंगरलियां मनाई जा रही है। इतना दूर से महल छोड़कर ये प्रिंसेस यहाँ पर आई इस दा फेंग से मिलने के लिए, अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस ऐसी भी हरकत करना शुरू कर दी है। लगता है मैंने प्रिंसेस का ना थोड़ा रोमांटिक मूवमेंट जो था उसको बिगाड़ दिया। अब थोड़ा सा बिगाड़ा है तो पूरा बिगाड़ना तो पड़ेगा ही ना। इसके बाद वो जुकुन से कहता है कि जुकुन जा और उस दा फेंग की जान ले ले। पिछली बार इसने मुझे अच्छे से डरा दिया था, तो इस बार इसको डराना नहीं बल्कि इसकी जान ले लेना। जनरल और जूडी जो थे वो दा फेंग को घेरते हुए कहते हैं कि दा फेंग तुम प्रिंसेस को लेकर यहाँ से जाओ जब तक कि हम इन दोनों को संभालते हैं। प्रिंसेस की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसको लेकर चले जाओ। इसके बाद वो लोग वहाँ पर उन दोनों से हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक ही अटैक में तो उन्होंने इसके बाद जुकुन जो होता है वो पूरे गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड लिए प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर पाता। दा फेंग बीच में आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। जुकुन भड़क चुका था, वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आया हुआ था, तो वो कुल्हाड़ी की मदद से ही दा फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो कुल्हाड़ी थी दा फेंग ने पैर रखकर उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया था। दा फेंग का सिर्फ पैर ही लगा था कि जुकुन उस कुल्हाड़ी को हिला तक नहीं पाता। जुकुन एकदम हैरान कि अबे यार ये क्या हो रहा है, मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी नहीं हिल रही। इसने तो ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाया मेरी कुल्हाड़ी के ऊपर, तब भी इसका ताकत कितनी ज्यादा है, अपनी कुल्हाड़ी को यहाँ से हिला तक नहीं पा रहा हूँ। दा फेंग यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि आखिर इसकी औकात कैसे हुई प्रिंसेस के ऊपर हमला करने की। तो वो एक ही पैर हल्का सा प्रेशर क्या डालता है कुल्हाड़ी पे कि कुल्हाड़ी जमीन के अंदर ही धंस जाती है। दा फेंग कह रहा था कि तू भी कोई काम का नहीं है, तू अपने बाप को लेकर आ, तेरे बस की नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर जुकुन का दिमाग फिर चुका था, तो वो यहाँ पर अपनी जायंट स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से उसने खुद को एक बहुत ही ज्यादा बड़ी स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वो बहुत ज्यादा बड़ा और काफी पावरफुल हो गया होता है। उसके सामने दा फेंग एकदम छोटा सा लग रहा था। जुकुन कह रहा था कि दा फेंग तू मरेगा, तूने मुझे उकसा दिया था मेरी ये टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, तो अब तू इस टेक्निक का अटैक झेल कर दिखा। वो जैसे एक जोरदार पैर दा फेंग के ऊपर मारता है, दा फेंग खुद को वहां से हटा तो लेता है, लेकिन उसके हाथ से प्रिंसेस छूट चुकी थी और वो दोनों इधर उधर जाकर गिरने लग जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस कहीं और जाकर गिरती और उसको चोट लग जाती। ये होने से पहले ही दा फेंग जल्दी से वहां पर आता है और प्रिंसेस को फिर से गोद में उठा लेता है, जिस वजह से प्रिंसेस को चोट नहीं लग पाती। दा फेंग की ऐसी हरकत देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि दा फेंग ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी मुझे बचाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। दा फेंग यहाँ पर प्रिंसेस से कह रहा था कि देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे, बस आप ना यहाँ पर इस एंटरटेनमेंट का मजा लो, मैं आपको फुल मजा दिलाने वाला हूँ। इसके बाद दा फेंग प्रिंसेस को एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है और पूरे गुस्से के साथ जुकुन की तरफ बढ़ने लग गया था। दा फेंग का दिमाग एकदम गर्म हो चुका था। वो अब तो यहाँ पर इस जुकुन को नहीं छोड़ेगा। वो उससे कह रहा था कि तूने अपनी सबसे कमाल की टेक्निक दिखा दी, लेकिन मेरी टेक्निक नहीं देखेगा, मैं भी तो तुझे दिखाऊं कि मैं तुझे क्या करके दिखा सकता हूँ। इसके बाद दा फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से हेवन पिलर बाहर निकल कर आ रहा था। दोनों हेवन पिलर को बाहर निकालने के बाद वो अपना फॉर्मेशन काफी हद तक के क्रिएट कर चुका था। दूर खड़ी प्रिंसेस ये चीज देखकर कह रही होती है कि हेवन पिलर को समन करने का क्या ही मतलब हुआ, क्योंकि ये हेवन पिलर सिर्फ इंसान की
कल्टीवेशन वगैरह दिखाते हैं, इन हेवन पिलर का इस्तेमाल करते हुए कोई अटैक थोड़ी ना कर सकता है। तो फिर दाफेंग ने इन हेवन पिलर को क्यों समन कर लिया? ये तो यूजलेस चीज होती है। लेकिन दाफेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे हेवन पिलर को जमीन से ही घसीट कर बाहर उखाड़ देता है। और यहाँ सिर्फ वो उसका जो हेवन पिलर आया था वो दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए आया हुआ था। दाफेंग अपने कल्टीवेशन के हेवन पिलर का इस्तेमाल भी कर सकता है अटैक करने के दौरान। दाफेंग हेवन पिलर को एक हाथ से घुमाते हुए अपने कंधे के ऊपर रख लेता है, बिल्कुल किसी वेपन की तरह। जूकुन और वहां पर खड़े जितने भी लोग थे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो आखिर ये क्या देख रहे हैं। हेवन पिलर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इल्यूजन चीज होती है। रियलिटी में तो हेवन पिलर एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन इसने उसका कैसे इस्तेमाल कर लिया। जूकुन के तो फटकर हाथ में आ गई थी, यहाँ तक कि वो स्पिरिट फॉर्म में था तब भी उसके पैर कांपने लग जाते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, लेकिन वो यहाँ पर आया था तो वो अपनी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वो एक सीड के अटैक दाफेंग के ऊपर कर देता है। लेकिन दाफेंग इस अटैक से तो बच जाता है, उल्टा वो अपना हेवन पिलर की मदद से जूकुन के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि जूकुन उड़कर वहां से दूर फेंका चुका था। उसकी इतनी बड़ी स्पिरिट भी यहाँ पर दाफेंग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। जूकुन दाफेंग से कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, चला फिर से आ जा, फिर से हम लोग यहाँ पर अटैक करेंगे। तो जूकुन वापस से अपनी कुल्हाड़ी को एक्टिवेट करते हुए एक खतरनाक स्लैश अटैक दाफेंग के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। पर जूकुन यहाँ पर रुकने को रेडी नहीं था, वो एक के बाद एक करते हुए जितना हो सकता था उतना अटैक वो दाफेंग के ऊपर करते जा रहा था, ताकि दाफेंग को सांस लेने का ही चांस ना दे। कुछ टाइम में थक जाएगा तो अपने आप उसको एक ना एक अटैक लगने ही वाला है। लेकिन दाफेंग कहाँ ही थकने वाला था, वो शुरुआत में उसके सारे अटैक से बचता है और हेवन पिलर की मदद से ऐसा अटैक करता है कि पूरी जगह पर धमाका हो चुका था। इतना और बाहर निकलता है कि कोई वहां पर आसपास खड़ा ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जूकुन यहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी की मदद से जैसे तैसे उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, वरना ये अटैक सीधा उसको अगर लग गया तो फिर उसका तो खेल खत्म है। वो पूरी जान लगा रहा था ताकि कैसे भी करके ये जो अटैक है वो यहाँ पर उसको ना लगे, लेकिन उसकी जान के सामने दाफेंग की जो पावर थी वो ज्यादा हो जाती है और दाफेंग ने एक ही घसीट के पिलर की मदद से अटैक क्या कर दिया था जूकुन के ऊपर कि वो खून की उल्टियां करते हुए दूर फेंका चुका था। उसका जायंट स्पिरिट फॉर्म भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दाफेंग उससे कहते हैं कि क्यों कहा था ना मैंने कि मैं एक जीनियस कल्टीवेटर हूँ, मेरे सामने तो कुछ नहीं कर सकता। तू यहाँ पर इतना एटीट्यूड से आया था, मुझे लगा कुछ अच्छे से फाइट करेगा, लेकिन तू तो 2-3 अटैक के अंदर ही ढेर हो गया। ओए श्याओ सुन, तू इसको लेकर आया था ना, अब तू भी नहीं फाइट करेगा, तेरे से तो पहले कभी हिसाब बाकी है, तू ही आके फाइट करना मुझसे। लेकिन जैसे पिछली बार शियाओ भागा था, इस बार शियाओ और जूकुन दोनों ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब रात को सभी लोग आग जलाकर वहां पर बैठे हुए थे। दाफेंग की पावर की वजह से आज की रात प्रिंसेस की जो थी वो बहुत अच्छे से जा रही थी, क्योंकि उसको आज की रात ठंडी लग ही नहीं रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि अगर दाफेंग नहीं होता तो ये रात भी तड़पते हुए ही जाती। दाफेंग बड़ी प्यार भरी निगाहों से और शर्माते हुए प्रिंसेस को देख रहा था, लेकिन जूडी बीच में आकर कहती कि अपनी आंखें उधर कर, ऐसी ठरकियों वाली निगाहों से मेरी प्रिंसेस को मत देखना वरना तेरी आंखें नोच लूंगी। तो वहीं शियाओ और जूकुन थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता। शियाओ तो पागल हो चुका था कि दूसरी बार में मैं डर कर भाग गया, इतनी बेइज्जती मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं हुई थी जितना कि उस दाफेंग ने पिछले कुछ घंटे के अंदर ही कर दी। ये आखिर हेवन पिलर का इस्तेमाल कैसे कर पाया, एक इल्यूजन चीज को वो रियलिटी में कैसे ले आया, कैसा मिस्टीरियस बंदा है वो दाफेंग। तो वहीं दाफेंग जो था उससे जर्नल और बाकी लोग पूछ रहे थे कि दाफेंग जरा हमें बताओगे कि तुम हेवन पिलर को कैसे इस्तेमाल कर पाए। देखो जिसकी भी कल्टीवेशन होती है ये हेवन पिलर सिर्फ कल्टीवेशन दिखाने के लिए होता है, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हारे पास कोई मैजिक ट्रिक वगैरह है क्या जो तुमने अपने कल्टीवेशन पावर वाले ही हेवन पिलर को बाहर निकाल लिया इस्तेमाल करने के लिए। दाफेंग कहता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो हमेशा से अपने हेवन पिलर का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा हेवन पिलर का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, ये चीज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो जर्नल बताता है कि देखो तुम भी अभी हाल फिलहाल कंडेंसेशन लेवल पे हो और मैं भी ना कंडेंसेशन लेवल पे हूँ, मैं तुम्हें अपना हेवन पिलर दिखाता हूँ कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो जर्नल जो था वो वहाँ पर अपना हेवन पिलर एक्टिवेट करता है कंडेंसेशन रेल्म वाला, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन था, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वो हेवन पिलर को पकड़ ही नहीं सकता। इसी वजह से बाकी लोग हैरान थे कि दाफेंग अपने हेवन पिलर का कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि वो भी तो कंडेंसेशन लेवल पर ही है। लेकिन यहाँ पर वही बात आ गई थी कि कोई भी अगर दाफेंग के सेम लेवल पर भी हो तो भी दाफेंग उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से जर्नल और दाफेंग एक ही लेवल पे थे, लेकिन दोनों की पावर में आसमान और जमीन का फर्क था। दाफेंग खुद हैरान था कि आखिर ये ऐसी चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा मिस्टीरियस और कितनी अनोखी है, जो एक हिसाब से
उसको वरदान मिला है। इसके बाद सारे लोग वहाँ पर बैठकर आराम से बातें करते और हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि आज रात की टेंशन तो खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये लोग यहाँ पर खुश थे तो वहाँ पर शिया और जुकुन बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। वो लोग कोई दूसरा तरीका निकाल रहे होते हैं दाफेंग से बदला लेने का। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि मैंने तुम्हारे मुंह से सुना कि कोई ऐसा बंदा है जो हेवन पिलर को रियलिटी में भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या मुझे तुम लोग उससे मिलवाओगे? मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ ताकि देख सकूं कि आखिर वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। जुकुन और शियाओ जो थे वो उससे कहते कि अबे तू कौन है रे, और इतनी आधी रात को तू हमारा चुप चुप कर बातें सुनने के लिए घुस आया था क्या यहाँ पर? चला जाए यहाँ से, हम तेरी मदद नहीं करते। लेकिन तब वो जो बंदा था यहाँ पर अपना एक बैज दिखाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी फैमिली का वो बैज होगा। तो उस बैज को देखते साथ ही वो दोनों वहाँ पर उसके सामने झुक जाते हैं और उससे कहते कि सीनियर हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, हम आपको जरूर ले जाएंगे उस बंदे के पास जो हेवन पिलर का इस्तेमाल कर सकता है। वो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो कहता है कि लगता है ना मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। जिस इंसान को मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था मुझे वो इंसान मिल गया। अब मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लूंगा, बस एक बार मैं उससे मिल तो लूं। लेकिन ये कौन था, इसका कैसा इंटेंशन है दाफेंग से मिलने का, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस और बाकी सारे लोग जो थे वो कैपिटल सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। प्रिंसेस के पास उसकी एक खास सिपाही आती है। वो यहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस से माफी मांग रही थी कि प्रिंसेस मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन मुझे कहीं पर भी मेडिसिन किंग का जो डिसाइपल वगैरह है ना वो भी नहीं मिला। मेडिसिन किंग तो मर चुका है लेकिन उसके डिसाइपल की भी कोई खबर नहीं है। माफ कर देना, मैं आपका ये काम पूरा नहीं कर पाई, तो आप इसके लिए मुझे सजा देना चाहे तो दे सकती हैं। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो इलाज चाहिए था ना वो मुझे इलाज मिल गया, तो अब तुम जाकर आराम करो। ना मुझे मेडिसिन किंग की जरूरत है ना ही उसके डिसाइपल की जरूरत है। जो सुनकर वो सिपाही जो थी वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती कि प्रिंसेस तो आज बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं। इतनी खुश मैंने उनको इससे पहले कभी नहीं देखा था। उनकी ऐसी खुशियों को कभी नजर ना लगे, बड़ी मुश्किल से ये खुश होती है। दाफेंग बिल्कुल बच्चों की तरह आसपास की दुकान में जो सामान बिक रहा होता है उन्हें उछल उछल कर देख रहा था कि मुझे कौन सा सामान अच्छा लगता है, जो अच्छा लगेगा मैं उसको खरीद लूंगा। प्रिंसेस दाफेंग से कहती कि दाफेंग चलो हम यहाँ पर आज ना इस पूरी सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बहुत दिन बाद मैं ऐसा यहाँ पर घूमने के लिए निकली हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। दाफेंग भी काफी ज्यादा खुश था और वो दोनों एक साथ मिलकर इस सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए उसको जो भी सामान अच्छा लगता वो खरीदती और दाफेंग को दे देती कि लो दाफेंग इसको उठाकर साथ में चलते रहो। बेचारा दाफेंग एक कूली के जैसा बन चुका था, वो बस सामान उठाता और वहाँ से आगे बढ़ते जाता। इतना सामान उसके पास हो गया था कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। वो जूडी से कहता है कि अबे जूडी तू तो प्रिंसेस की सर्वेंट है ना, तो थोड़ा सा सामान तू भी उठा ले, ये कितना ज्यादा सामान है मुझसे ये नहीं उठ रहा। लेकिन जूडी कहती कि अरे मैं ना प्रिंसेस की असिस्टेंट हूँ, कोई सर्वेंट नहीं हूँ, जाओ भाड़ में जाओ, मैं नहीं उठाती, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और वैसे तो अच्छी बात है, तुम जो ऐसी ठरकियों भरी निगाहों से रात को प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी में गए थे ना, उसी का ये पनिशमेंट है। सामान उठाओ और चलते रहो यहाँ से फटाफट, एक भी सामान नीचे मत गिराना। बेचारा दाफेंग परेशान हो गया था लेकिन वो कर भी क्या सकता था, तो वो वही सामान उठाए उठाए आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसको एक जगह पर एक माउंटेन गॉड की मूर्ति दिखाई देती है, वही मूर्ति जो कि टेंपल के अंदर रखी हुई थी। तो यहाँ पर भी किसी दुकान के अंदर वो मूर्ति रखी होती है। दाफेंग मूर्ति को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मूर्ति यहाँ पर मेरे आते साथ ही टूट जाए, ये भी टूट गई होगी तो यहाँ पर लोगों में हड़कंप मच जाएगा। प्लीज प्लीज ये मूर्ति मत टूट जाना, मैं जल्दी से यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जिस चीज का यहाँ पर दाफेंग को डर था वही चीज यहाँ पर हो जाती है। दाफेंग के यहाँ पर पहुंचते ही ये भी जो माउंटेन गॉड की मूर्ति थी वो चकनाचूर हो चुकी थी। सारे लोगों में चिल्ला पुकार मच जाता है कि माउंटेन गॉड की मूर्ति टूट गई, मतलब कि तबाही आने वाली है। ये कैसे हुआ? ये मूर्ति तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत मजबूती से इसको बनाया गया था, ये ऐसे किसी के तोड़ने से भी नहीं टूटने वाली थी, तो ये अचानक से कैसे टूट गई। प्रिंसेस जूडी और वो जो सिपाही थी वो तीनों हैरान रहते हैं कि ये मूर्ति टूटना ऐसा कोई आम बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और भी वजह होगी जिस वजह से ये मूर्ति टूटी है, ये अचानक से कैसे टूट गई। प्रिंसेस अपनी जो सिपाही थी उससे कह रही होती कि क्या तुम्हें पता है कि इस कैपिटल सिटी के अंदर कहीं और भी माउंटेन गॉड की मूर्ति है, मैं दाफेंग को वहां पर ले जाना चाहती हूँ। अगर वो भी मूर्ति टूट जाती ना दाफेंग के पहुंचने से ही, तो मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये कुछ ऐसी निशानी बताना चाह रहा है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। सिपाही बताती है कि इस कैपिटल सिटी के अंदर टोटल 4 मूर्ति थी, एक टेंपल के अंदर जो टूट गई, एक दूसरी यहाँ पर ये टूट गई और अब 2 और बाकी है, तो मैं दोनों जगह पर आपको ले चलती हूँ। इसलिए दाफेंग प्रिंसेस के साथ वहाँ से दूसरी मूर्ति को देखने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो जूडी को चढ़ाते हुए भी जाता है कि बहुत परेशान करती हो तुमको भी परेशान करने का मैं टाइम जरूर ढूंढूंगा। इसके
बाद वो एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर भी मूर्ति रखी हुई थी। सिपाही जो थी पहले मूर्ति को अच्छे से चेक करती है कि क्या इसमें कोई खराबी है या नहीं खराबी है, जिसके बाद वो बताती है कि ये मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी मजबूत है कि 50 लोग भी उसको हिलाए ना तो हिलने नहीं वाली, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वहां पर सिर्फ दाफेंग के आने की कमी थी। दाफेंग जैसे ही बाहर ही आया था कि वो मूर्ति भी टूट जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, दाफेंग के आते ही सारी मूर्तियां कैसे टूट रही है। ऐसा स्ट्रेंज फिनोमेना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये क्या दर्शाना चाह रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग वहां पर फिर से भीड़ जमा करने लगते हैं कि मूर्ति टूट गई, अनंत होने वाला है। तो दाफेंग जल्दी से प्रिंसेस को गोद में उठाता और वो लोग वहां से भाग जाते हैं, वरना सभी मिलकर इन लोगों को ही मारते कि इन लोगों ने मूर्ति तोड़ दी। काफी दूर तक भागने के बाद वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर दाफेंग प्रिंसेस को भी उतार देता है। सभी की हालत खराब हो गई थी भाग भाग कर, लेकिन दाफेंग तो 1% भी नहीं थका था। प्रिंसेस अपनी सिपाही से कहती है कि देखो जितनी भी मूर्तियां टूटी है ना, जाओ और महल में ये ऑर्डर दे दो कि हर जगह पर दूसरी मूर्ति को लाकर रख दिया जाए। जिस पर सिपाही कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दाफेंग प्रिंसेस से पूछता है कि देखो आप तो कल्टीवेशन में काफी एक्सपर्ट है ना, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ था कि मूर्ति अचानक से टूट रही है? मुझे जानना है, मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है कि आगे क्या होने वाला है, क्यों ये मूर्तियां टूट रही हैं। प्रिंसेस कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। तुम्हारे लिए ना ये बिल्कुल अनोखी बात है और हम सब के लिए भी वैसे ही वो अनोखी बात है। तुम्हारे अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ही कुछ ऐसा होगा जिस वजह से वो मूर्तियां टूट रही है। लेकिन टेंशन मत लो और घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ भी तरीका क्यों ना होगा, मैं उसका पता लगा लूंगी कि ये मूर्तियां टूटने का रीजन क्या है। इसके बाद वो सभी एक होटल में आकर खाना पीना खाने लग जाते क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज्यादा लग चुकी थी। वो सभी लोग यहाँ पर दाफेंग का शुक्रिया कर रहे होते हैं कि ये जो ट्रीट है ना वो दाफेंग के लिए, जिसने हमें यहाँ पर कई बार हमारी जान बचाई। दाफेंग भी खुद की इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था और उसको बड़ा मजा भी आ रहा था। प्रिंसेस दाफेंग से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम्हारा नाम ये दाफेंग कैसे पड़ा और तुम्हारी एज क्या है। तो दाफेंग उसको अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाता है कि कैसे उसका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ और कैसे उसके मास्टर ने उसको बचाया था। ये सुनकर प्रिंसेस जो होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने ना लाइब्रेरी के अंदर एक किताब देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि आज से 16 साल पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था। वो तूफान इतना खतरनाक था कि वो सबको खत्म कर देता, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो तूफान भी थम गया और किसी की भी जान नहीं गई, एक इंसान को उसमें खरोच तक नहीं आई। तुम्हारी एज भी 16 साल है और वो तूफान भी 16 साल पहले ही आया था। मतलब साफ है कि तुम ही वो इंसान थे जिसकी वजह से वो तूफान थम गया। देखो दाफेंग, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे बारे में अभी भी इतनी सारी चीजें अनजानी है जिसके बारे में तुम खुद नहीं जानते होगे। एक बार हमें तुम्हारे बारे में अगर सब कुछ पता चल जाए ना, तो हो सकता है कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि मूर्तियां टूटने का क्या रीजन है। जिसके बाद वो सारे लोग फिर से वहाँ पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। दाफेंग को जब भी मौका मिलता वो जूडी का मजाक उड़ाने लग जाता क्योंकि जूडी उसको बहुत परेशान कर चुकी थी, वो सारा बदला निकालना चाह रहा था। इसके बाद वो सभी एक कमरे के अंदर आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस भी थी और दाफेंग भी मौजूद था। वो दोनों पर्सनल कमरे में गए हुए थे। जूडी वहाँ पर फिर से दाफेंग से चिल्लाते हुए कहती है कि ज्यादा चिपकने की कोशिश किया ना प्रिंसेस से तो अंदर ही घुस कर मारूंगी। प्रिंसेस दाफेंग से कहती कि दाफेंग दूर क्यों खड़े हो, आओ मेरे पास, मेरे बाजू में बैठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। तो दाफेंग थोड़ा सा शर्माते हुए ही प्रिंसेस के बाजू में जाकर बैठ जाता है। वो थोड़ा ज्यादा ही शर्मा रहा था। इसके बाद वो प्रिंसेस से कहता है कि बताओ कौन सा गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लाई हुई हैं। क्या आपके बाजू में बैठने के लिए आप मुझे सजा तो नहीं देने वाली ना? देखो मुझे सजा मत देना, मैं तो सिर्फ आपकी मदद ही कर रहा था। लेकिन प्रिंसेस कहती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी चीज है। इसके बाद वो एक टेक्निक वाली किताब निकालती है और दाफेंग को देते हुए कहती है कि देखो इसके अंदर कई सारी अच्छी अच्छी टेक्निक लिखी हुई है, हो सकता है कि ये टेक्निक तुम्हारे काम आए। तो इनमें से जो भी टेक्निक अच्छी लगती है ना, तुम वो टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। तुम्हें पता है मैंने इस टेक्निक को ना काफी बार प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं इसको प्रैक्टिस करने चाहती हूँ मेरे दिमाग के ऊपर से ये टेक्निक चली जाती है, मैं इसको प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही। तो मुझे लगा ये यूजलेस होंगे, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम कभी एक बार ट्राई करके देखो। हो सकता है कि तुम्हें ये टेक्निक समझ आ जाएगी, तुम इसको कल्टीवेट भी कर पाओगे और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दाफेंग यहाँ पर किताब को पढ़ता भी नहीं, उसको महसूस करते, उसको किताब को छूते ही पता चल गया था कि अंदर कौन सी टेक्निक लिखी है। तो वो वही टेक्निक कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। प्रिंसेस एकदम शॉक्ड में जा चुकी थी कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, जिस टेक्निक को मैं इतना टाइम लगाकर समझ तक नहीं पा रही थी, दाफेंग ने क्या टेक्निक को समझा तक नहीं। किताब
डाफ को छूते साथ ही उसको पता चल गया कि ये कौन सी टेक्निक है और ये आराम से बैठकर उसको कल्टीवेट करने लग गया। आखिर ये कैसा बंदा है, इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा। दाफेंग, तुमने अपने अंदर ना बहुत सारे सीक्रेट छुपा कर रखे हैं, लेकिन वो सीक्रेट क्या है मुझे जल्द से जल्द उनका पता लगाना पड़ेगा, वरना आगे चलकर तुम मेरे रक्षक बनोगे या भक्षक बनोगे इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, क्योंकि तुम जैसा मिस्टीरियस बंदा मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।